स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। चलिए, लगभग 8 दिन से क्लास नहीं ले पा रहे थे, शादी था घर में इसलिए क्लास नहीं ले पा रहे थे। आज के बाद से फिर रेगुलर क्लास अब आपका चलेगा। नया बैच भी, जो नया सेशन है उसके लिए नया शुरू से स्टार्ट कर दिए हैं। कुछ कुछ चैप्टर हुआ है सभी क्लास का 6 to 10, और तो उसी को कंटिन्यू करेंगे। और जो भी अभी 9 क्लास का एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, 7, 8, 9 का नहीं हुआ है, तो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो देते रहेंगे एग्ज़ाम से रिलेटेड। इसलिए चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पुराने जो स्टूडेंट हैं उनको 7-8 दिन क्लास नहीं ले पाए तो अब से रेगुलर क्लास होगा, ठीक है। आज एक क्लास लेंगे, ये साइंस का जो प्रकृति की संपदा का आधा बता के छोड़ दिए थे, आधा पढ़ाए थे। आज इसको कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट में देखेंगे मैथ और साइंस का भी कोई दूसरा चैप्टर देखेंगे। कमेंट करिएगा कौन सा चैप्टर इसके बाद आप पढ़ना चाहते हैं। तो प्राकृतिक संपदा में वायु सबको समझ लिए थे, आज हमको जल समझना है, ठीक है। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब वायु समझे थे और वायु प्रदूषण समझे थे। आज हम पढ़ेंगे जल और जल प्रदूषण, ठीक है। जल एक अद्भुत द्रव्य, जल क्या है, एक अद्भुत द्रव्य है। कैसे ये अद्भुत द्रव्य है, पूरा इसको विस्तार से समझेंगे। जल तो आप जानते होंगे कि जल के बिना जीवन संभव नहीं है, है ना। जल है तो जीवन है, जल है तो कल है, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह पर लगभग 75% भाग पर पानी विद्यमान है। यानी पृथ्वी जो है, जिस पृथ्वी में हम रहते हैं उसका 75% भाग में सिर्फ पानी है। बाकी जो 25% बच गया उसमें स्थल है, ठीक। तो अगर 75% भाग में पानी है, यानी 1/4 भाग में पानी है, 3/4 भाग में 3/4 भाग में पानी है और 1/4 भाग में स्थल है। फिर भी आज आप देखते होंगे कि पानी की बड़ी बड़ी किल्लत है, यानी पानी का बहुत समस्या है। पीने को पानी नहीं मिलता आजकल, है ना। तो ये क्यों है, ये सारा चीज़ को हम समझेंगे कि इतना पानी होते हुए भी धरती पर इतना ज़्यादा पानी है, 75% भाग में सिर्फ पानी भरा हुआ है, फिर भी पानी का कमी क्यों हो रहा है, उसका क्या कारण है और उसका क्या निवारण है, सभी चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। यह भूमि के अंदर भूमिगत जल के रूप में भी पाया जाता है। तो ये जो पानी है 75%, वो उसी पानी में से कुछ पानी जमीन के अंदर रहता है, जिसको भूमिगत जल कहते हैं, जिसको कि कुआं खोद करके या चापानल द्वारा या बोरिंग करके निकाला जाता है जमीन के अंदर का पानी, तो उसी को भूमिगत जल कहते हैं, याद रखिएगा। अधिकांशतः जल के स्रोत है सागर, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जल जहाँ पे है वो सबसे बड़ा स्रोत सागर हो गया। नदियाँ, झरने और झील। जल की कुछ मात्रा जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में भी पाई जाती थी। ये जो पानी है उसका कुछ मात्रा वायुमंडल में भी है, जलवाष्प के रूप में, है ना। वही ठंडा होकर के फिर बारिश के रूप में पृथ्वी पर पुनः आता है। तो सबसे बड़ा जल का स्रोत समुद्र, सागर, महासागर ये सब है, और नदियाँ, झरने, झील ये सब पानी का स्रोत है। और कुछ पानी वायुमंडल में भी है जलवाष्प के रूप में, ठीक है। और कुछ पानी जमीन के अंदर है जिसको बोलते हैं भूमिगत जल, और कुछ पानी बर्फ के रूप में भी है, ठीक है। तो जल की आवश्यकता को पहले समझ लेते हैं कि जल की आवश्यकता हमें कहाँ कहाँ है। तो जल की आवश्यकता तो आपको बखूबी मालूम होगा, है ना। फिर भी एक बार समझ लेते हैं। यह शरीर का ताप नियंत्रण करता है, शरीर का जो तापमान उसको नियंत्रण करता है। जल की ये अंदरूनी आवश्यकता हो गया, जल को शरीर में क्यों आवश्यकता है उसको। जल मानव शरीर की कोशिका संरचनाओं तथा ऊतकों में उपस्थित जीव द्रव्य का महत्वपूर्ण संघटक है। यानी कि जल अगर हमारे शरीर में ना हो, कोशिका, ऊतक ये सब सूख जाएंगे, यानी इंसान की मृत्यु हो जाएगा। ज़्यादातर भाग इंसान का जल है ना। तो जल बल इम्पोर्टेंट है इंसान की, क्या है, शरीर के लिए भी। जल जंतु पौधे हेतु आवास का कार्य करता है। जल जंतु या पौधे, यानी कि जलीय जंतु, जल में जो जंतु रहते हैं या पौधे रहते हैं, उनके लिए ये जो जल है वो
हैबिटेट यानी आवास घर प्रदान करता है। सभी कोशिक की प्रक्रियाएं जल माध्यम में होती है। जो भी कोशिक की प्रक्रिया हमारे शरीर के अंदर होता है या कोई भी जीव के शरीर के अंदर जो कोशिका का प्रक्रिया होता है, कोशिका चैप्टर में समझे हैं कोशिका उत्तक ये सब क्या होता है और उसमें क्या क्या क्रिया होता है। तो जो भी क्रिया होता है हमारे शरीर के अंदर जो कि उसको कोशिका और उत्तक ही करते हैं, और वो कोशिका में जो क्रिया होता है वो जल के कारण ही होता है। अगर जल ना हो तो कोई क्रिया भी नहीं हो पाएगा। जल प्रदूषण को अब समझते हैं। जल का उपयोग तो खैर ऐसे जानते हैं जनरल कहाँ कहाँ उपयोग है और शरीर के अंदर भी कितना उपयोगी है। तो ये जल का जो प्रदूषण हो रहा है उसको अब समझेंगे। तो वाटर पोल्यूशन क्या है, देखिए जब पानी पीने योग्य नहीं होता है, पानी तो आवश्यक है, नहाना धोना सिंचाई करना, फैक्ट्री कुछ घर बना रहे तो भी पानी की आवश्यकता है, कोई भी फैक्ट्री चला रहे, कोई दुकान चला रहे, कहीं भी कुछ भी बन रहा है, बिस्कुट बन रहा है, पापड़ बन रहा है, कुछ बन रहा है, चॉकलेटो बन रहा है, तो पानी की आवश्यकता है हर जगह। बिना पानी का कोई भी चीज़ बनाना संभव नहीं है। वही शरीर के अंदर का भी है। शरीर के अंदर का भी जो भी संरचना बन रहा है वो पानी के उपस्थिति में ही बनता है। तो पानी का उपयोग, पानी कहाँ क्यों आवश्यक है उसको आप अच्छे से जानते होंगे। लेकिन ये पानी का जो प्रदूषण हो रहा है उसको अब समझते हैं कि ये पानी प्रदूषण यानी जल प्रदूषण कब कहेंगे, जब पानी जो है पीने योग्य नहीं होता तथा पीने को अन्य उपयोग में, पानी को अन्य उपयोग में लाते हैं, उससे जल प्रदूषण कहते हैं। यानी जब पानी जो है, पानी तो है लेकिन वो पीने के लायक नहीं है, वो कोई और काम आ सकता है लेकिन पीने के काबिल नहीं है, तो उसी को जल प्रदूषण कहेंगे। या इसको अगर डिफिनेशन लिखना चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, जल में अवांछनीय अतिरिक्त पदार्थों का मिलना जल प्रदूषण है। तो ये जो जल प्रदूषण है इसका कारण क्या है, रीज़न क्या है। तो पहला कारण है जलाशयों में उद्योगों का कचरा डालना। जितना भी जलाशय है, नदी है, तालाब है, जितना नदी है, नदी के किनारे ही अक्सर जो फैक्ट्री है, बड़ा बड़ा उद्योग है वो खोला जाता है। क्यों? क्योंकि पानी का कमी ना हो। तो नदी के किनारे फैक्ट्री है, बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, वहाँ का जितना भी पानी उपयोग कर रहा है नदी से ही, और जितना भी कचरा बच रहा है सब कचरा को नदी में बहा दिया जा रहा है। तो जलाशय में उद्योग का कचरा डालने से, यानी जितना बड़ा बड़ा फैक्ट्री है, उद्योग है, सारा कचरा को नदी में बहा दिया जाता है, जिससे कि जल प्रदूषण हो रहा है। जलाशयों के नज़दीक कपड़ा धोना, जलाशय में ही जैसे तालाब सब हो गया उसमें कपड़ा धोते हैं तो उससे भी खराब हो गया। जलाशय में अवांछित पदार्थ यानी हानिकारक पदार्थ, जो भी गंदगी है उसको पानी में डालते हैं तो उससे भी ये जल प्रदूषण होता है। जैसे ये चित्र के माध्यम में से समझिए, ये देखिए नहा रहा है, यहाँ यहीं पे बैल ये दिख रहे हैं, गाय धो रहा है, गाय भी इसी में नहा रहा है। इधर बर्तन कपड़ा धो रही है, इधर फैक्ट्री का जो कचरा है वो भी आ रहा है। तो इन सभी चीज़ों से जो है जल का प्रदूषण होता है। ठीक, अब आते हैं मृदा। मृदा मतलब मिट्टी, सॉइल जिसको इंग्लिश में कहते हैं, ये क्या होता है और इसका प्रदूषण को भी समझेंगे। भूमि की ऊपरी सतह पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर है। इसमें कार्बनिक पदार्थ एवं वायु प्रचुर मात्रा में उपस्थित होते हैं। यह सतह मृदा कहलाती है। अच्छा, पानी जो है थोड़ा सा इसमें कुछ और जान लीजिए। जल बोले थे कि 75% है, 75% है, फिर भी आज पीने योग्य पानी क्यों नहीं मिल पाता है। तो पहला कारण तो ये प्रदूषण हो गया। और दूसरा कारण क्या है कि पानी जो है ज़्यादातर 75% भाग में पानी जरूर है, लेकिन उसमें से ज़्यादातर पानी जो है समुद्र में है, और समुद्र का पानी तो पीने के काबिल नहीं है, कड़वा होता है। तो समुद्र में है ज़्यादातर, नमकीन होता है, समुद्र का पानी नमकीन होता है जो कि पीने योग्य नहीं है। तो ज़्यादातर पानी मतलब लगभग 95% पानी समुद्र में है। बाकी 2-3% पानी जो है बर्फ़ के रूप में है। तो बर्फ़ वाला को भी डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, तो बर्फ़ के रूप में है। कुछ पानी भूमिगत है, मतलब कुछ ही परसेंट यानी 1%, लगभग 1% भी पानी ऐसा नहीं है जो कि जिसका हम उपयोग करते हैं पीने के लिए। ठीक है, जितना पानी है सब का सब या तो समुंदर में है, नदी तालाब में है जो कि प्रदूषित हो चुका है, और बर्फ़ के रूप में है ना। इसीलिए इतना ज़्यादा पानी होते हुए भी हम आज पानी की किल्लत हो रही है, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो मृदा क्या है, तो भूमि का सबसे ऊपरी सतह पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होता है। जमीन जो है, मिट्टी, जमीन का जो सबसे ऊपरी सतह है जो कि पौधों के पोषक तत्वों के लिए आवश्यक है, उसी को मृदा कहते हैं। ठीक है, जिसमें कार्बनिक पदार्थ एवं वायु भी होता है प्रचुर मात्रा में,
उपस्थित होते हैं, यह सतह मृदा कहलाती है। मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, ये मृदा जो है उसका निर्माण कैसे हुआ, तो निम्नलिखित कारक मृदा बनाती है, यानी मिट्टी का निर्माण होता है इन कारण से। पहला कारण है सूर्य। दिन के समय सूर्य चट्टानों को गर्म करता है और वे फैलती है। देखिए दिन का समय में तो सूर्य उगता है तो क्या करता है, चट्टान है, चट्टान को गर्म कर देता है, तो गर्म करेंगे कोई चीज़ को तो वो फैलता है, ठीक है। तो चट्टान क्या हो जाता है, फैलती है। रात को ठंडी होने से चट्टान सिकुड़ती है। अब रात में तो सूर्य नहीं रहेगा, वो डूब चुका है सूरज, तो क्या होगा, रात में ठंडा लगता है। तो रात में ठंडा हुआ तो ठंडा होने से कोई चीज़ सिकुड़ता है। तो दिन में जो गर्म हुआ था तो पत्थर फैल गया, उसके बाद रात में ठंडा हुआ तो वो सिकुड़ जाता है, और फैलने सिकुड़ने से उनमें दरारें पड़ जाती है, तो उनमें दरार हो जाता है धीरे धीरे। फैलने और सिकुड़ने के कारण पत्थरों के बीच दरार आ जाती है। इस प्रकार बड़ी बड़ी चट्टानें जो है छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, ठीक है। अब कहिएगा हम तो ऐसा दिखे नहीं है, तो ये दिखेगा नहीं बाबू, बहुत दिन लगता है। ऐसा नहीं कि आज कोई पत्थर पहाड़ को देखे, दिन में गर्म हुआ, कल रात में ठंडा होगा तो सिकुड़ा और फैला तो मतलब बीच में क्या हो जाएगा, दरार हो जाएगा। ऐसा बात नहीं, बहुत समय लग जाता है। ऐसा नहीं कि 10 दिन 15 दिन या महीना या साल भर में हम देख पाएंगे कि कोई दरार होगी, ना, काफ़ी लंबा समय लगता है इसके लिए, ठीक है, दरार होकर के टूटने के लिए सूर्य से। दूसरा कारण है, तो समय भले लगता है लेकिन कभी ना कभी ज़्यादा समय हुआ तो धीरे धीरे ऐसे टूट टूट के धीरे धीरे छोटा होते जाता है और वो मिट्टी बन जाता है। तो पहला सूर्य कारण हुआ। दूसरा कारण हुआ पानी। तेजी से बहता पानी भी चट्टानों को तोड़ फोड़ कर टुकड़े टुकड़े कर देता है। तो तेजी से अगर पानी बह रहा है, उसमें चट्टान है, तो चट्टान को क्या करता है, धीरे धीरे उसको तोड़ तोड़ के टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, जो आपस में टकरा कर छोटे छोटे कणों में बदल जाते हैं, जिनसे मृदा बनती है। तो वो पत्थर टूट टूट करके धीरे धीरे वो मृदा बन जाता है। वायु, तेज हवाएं भी चट्टानों को काटती है। तेज हवा जो चलती है तो वो भी चट्टान को काटती है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटती है और मृदा बनाने के लिए रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है, ठीक है। तो ये सब कारण है मृदा बनने का। लेकिन देखिए तुरंत में सोचिए कि नहीं अभी तूफान आएगा देखेंगे कि हम पत्थर जो है बालू बन जाए या मिट्टी बन जाए, तो ऐसा नहीं होगा, इसमें काफ़ी लंबा समय लगता है, ठीक है। अब देखो जीवित जीव, तो मृदा के बारे में समझिए। ये जीवित जीव, अच्छा मृदा कैसे बनता है उसी को देख रहे थे कि कुछ जीवित जीव जो है मतलब जिंदा जीव, उसके कारण भी मृदा बनता है। उससे भी कौन सा जीव है, तो लाइकेन एक है जिससे लिटमस पत्र बनता है। तो लाइकेन और मॉस चट्टानों की सतह पर उगती है। मॉस, लाइकेन ये खोखड़ी टाइप में चट्टान में देखिएगा बरसात के दिन में लगा, चट्टान और पेड़ पौधों में उगता है ये सब, है ना। तो चट्टान में उगती है और उनको कमजोर कर देता है। तो ये जो मॉस और लाइकेन जो चट्टान में उगता है तो धीरे धीरे चट्टान को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है और उसको तोड़ तोड़ के धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देता है। तो यानी जीवित जीव कुछ है, कुछ कुछ जैसे लाइकेन और मॉस, तो वो भी मृदा बनने में सहायता करता है, ठीक है। अब मृदा अपरदन एक चीज होता है, ये चीज को समझिए क्या है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन मतलब था मिट्टी का कट के और बह जाना, है ना। मृदा की ऊपरी सतह वायु, जल, बर्फ एवं अन्य भौगोलिक कारणों द्वारा लगातार हटाई जाती है। तो मिट्टी का जो ऊपरी सतह है, जो कि उपजाऊ सतह है, जिसमें पेड़ पौधे और फसल हम कर सकते हैं और फसल खेती उती करते हैं, तो वो जो मिट्टी है जो पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है, वो मिट्टी धीरे धीरे वायु, जल और बर्फ के कारण, वायु तेज हवा चल रही, धीरे धीरे मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान चला जा रहा है उड़ करके। जल यानी कि भारी बारिश होती है तो वो मिट्टी को बहा के ले जा रहा है। बर्फ जो है वो भी मिट्टी को ढक दे रहा है। तो ये सब कारणों से जो ऊपर का सतह में नुकसान हो रहा है, जो मृदा है उसमें जो नुकसान हो रहा है, उसी को मृदा अपरदन कहेंगे। भूमि की ऊपरी सतह या मृदा का हटाना मृदा का अपरदन कहलाता है। तो भूमि का जो ऊपरी सतह है या मृदा जिसको बोलेंगे मिट्टी, तो उसको हटाना पानी द्वारा, हवा द्वारा, बर्फ द्वारा, तो वही मृदा अपरदन कहलाता है। कारण क्या है, तो पहला कारण है भूमि को पशुओं द्वारा अधिक मात्रा में चराना। तो भूमि जो है जमीन में, उसमें घास उसको अधिक मात्रा में पशुओं को चरा देते हैं, तो क्या है कि घास उस एक भी नहीं बचता है और जो भी छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं उसको भी पशु खा जाते हैं। तो वो क्या हो जाता है, घास उस नहीं है, पेड़ पौधा नहीं है, तो बरसात आया तो वहाँ का मिट्टी आसानी से बह कर चला जाता है, या आंधी तूफान से भी आसानी से मिट्टी वहाँ का एक स्थान से दूसरे स्थान तक चला जाता है उड़ के, है ना। तो पशुओं का जो चराई है वो अधिक मात्रा में हो तो उससे भी मृदा अपरदन होता है। दूसरा, तेज हवाओं तथा पानी की वजह से मिट्टी की ऊपरी सतह का हटना। तो तेज हवा और पानी की वजह से जो मिट्टी का ऊपरी सतह हट रहा है
उससे मृदा अपरदन हो रहा है। पेड़ों की कमी होने के कारण भी मिट्टी का ऊपरी परत का हटना, तो पेड़ का कमी हो रहा है जिसके कारण भी जो कि बहुत बड़ा समस्या है, पेड़ का कम होना, मिट्टी मृदा अपरदन, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, सभी चीज़ों का सबसे बड़ा समस्या है कि पेड़ पौधे आजकल कम हो जा रहे हैं। पेड़ पौधों का ना होना, कमी पड़ना। पेड़ पौधा रहेगा तो वहाँ का मिट्टी जो है, जहाँ पेड़ पौधा है वहाँ का मिट्टी को जड़ उसको जकड़े रखता है, तो उसको बहने नहीं देता है। और जहाँ खुला मैदान है आप देखिएगा वहाँ का मिट्टी आराम से बह कर बालू बालू हो जाता है। ठीक है, तो पेड़ पौधा ज़्यादा से ज़्यादा लगाने के प्रयास करनी चाहिए। पेड़ पौधा ही एक ऐसा चीज़ है जिससे कि वायु प्रदूषण भी नियंत्रण किया जा सकता है, जल प्रदूषण को भी नियंत्रण किया जा सकता है, और मृदा अपरदन को भी नियंत्रण कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो अब देखते हैं जैव रासायनिक चक्रण। ये क्या होता है? बायोकेमिकल साइकिल। जीव मंडल में जैव और अजैव घटकों में लगातार अंतःक्रिया होती रहती है। जैव और अजैव, जैव मतलब जिसके अंदर जान है और अजैव मतलब जिसमें जान नहीं है, उन दोनों के बीच लगातार कुछ ना कुछ क्रिया होती रहती है जैव मंडल में। ठीक है, पौधों को CNOPS आदि तत्व और इनके खनिज की आवश्यकता होती है। पौधों को CNPOE का चीज़ है, तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, इन सभी चीज और खनिज की आवश्यकता होती है पौधों को। ये खनिज जल, भूमि और वायु से पौधों में प्रवेश करता है। तो ये जो खनिज है, ये सभी खनिज कैसे जल से मिलता है या भूमि से या वायु से पौधों तक पहुंचता है, और दूसरे स्तरों से होते हुए अपने मुख्य स्रोत में स्थानांतरित होते रहते हैं। इस प्रक्रम को जैव रासायनिक चक्रण कहते हैं। तो जैव रासायनिक चक्रण क्या होता है? तो कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सल्फर, ये सब जो पेड़ पौधों के लिए उपयोगी है वो या तो जल या भूमि या वायु द्वारा पेड़ पौधों तक पहुंचता है, पेड़ पौधों से फिर वायु, जल, ये सब भूमि में पहुंच जाता है। इस तरह का गोल गोल जो चक्रण हो रहा है, इसी को बायो यानी कि जैव रासायनिक चक्रण कहते हैं। ठीक है, अब ये जल चक्र, उसके बाद देखेंगे जल चक्र। ठीक है, जल चक्र जैसे बहुत बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। जल चक्र क्या होता है कि पानी जो है पृथ्वी पर वो गर्मी के दिनों में वाष्प बन करके धीरे धीरे ऊपर उठता है, वाष्प बन के ऊपर चला जाता है वायुमंडल में, जलवाष्प जिसको बोल देंगे। और ये जलवाष्प जब ठंडा हो जाता है तो धीरे धीरे ये इसका कण मोटा होता जाता है, बादल का निर्माण करता है। ये बादल जब बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है तो बारिश के रूप में फिर पेड़ पौधों, बारिश के रूप में फिर पृथ्वी पर पुनः वापस आता है। तो इसी को जल चक्र कहते हैं। ये तो मालूम ही होगा, फिर भी एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। वह पूरी प्रक्रिया जिसमें पानी जलवाष्प बनता है और वर्षा के रूप में ज़मीन पर गिरता है और फिर नदियों के द्वारा समुद्र में पहुंच जाता है, जल चक्र कहलाता है। ठीक है, तो वो सारी प्रक्रिया जिससे क्या होता है, पानी जो है जलवाष्प बन करके वायुमंडल में जाता है, फिर बादल बनता है, बारिश होती है, और फिर वो पानी नदियों द्वारा होता हुआ समुद्र तक पहुंच जाता है। यानी समुद्र का पानी वाष्प बन के गया और समुद्र में फिर से वो पानी पहुंच गया। तो इसी को जल का चक्र कहते हैं। चक्र यानी गोल गोल घूमते, ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे आया। ठीक है, महासागरों, समुद्रों, झीलों तथा जलाशयों का जल सूर्य की ऊष्मा के कारण वाष्पित होता रहता है। ठीक है, तो महासागर, समुद्र है, झील है या कोई भी जलाशय है, तो उसका जो पानी है वो सूर्य के प्रकाश, गर्मी के कारण क्या होता है, धीरे धीरे वाष्प में परिवर्तित तो होते रहता है, वाष्पित होते रहता है और वाष्प बन करके उड़ते रहता है। पौधे मिट्टी से पानी को अवशोषित करते हैं और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान इस्तेमाल करते हैं। वे वायु में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल मुक्त करते हैं। तो पेड़ पौधा जो है, पेड़ पौधा से भी पानी वाष्प बन करके ऊपर जाता है वायुमंडल में। ठीक है, तो पेड़ पौधे क्या करते हैं, जड़ से पहले तो जड़ के द्वारा मिट्टी से पानी को अवशोषित करते हैं, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण में जो भी उसका पानी का उपयोग है वो उपयोग किया, उसके बाद जो एक्स्ट्रा पानी बच जाता है वो पत्तों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिसको रंध्र कहते हैं, ये मालूम होगा। तो ये रंध्र के द्वारा क्या होता है, रंध्र में पानी आता है, ये रंध्र
से पानी बाहर आता है, और जब पानी बाहर आ गया तो वही फिर गर्मी बाहर है तो वो जलवाष्प बन करके फिर ऊपर उठ जाता है, उड़ जाता है। तो इससे भी क्या हो रहा है, जलवाष्प बादल बन रहा, बारिश की संभावना हो रही, यानी कि पेड़ पौधा भी बहुत ज़्यादा हो। इसलिए कहा जाता है जहाँ बहुत ज़्यादा पेड़ पौधा वहाँ ज़्यादा बारिश होती है। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जलवाष्प ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच रहा है वायुमंडल में। ठीक है। जंतुओं में श्वसन तथा जंतुओं के शरीर द्वारा वाष्पीकरण की क्रिया से जलवाष्प वातावरण में जाती है। और जंतुओं का श्वसन यानी सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो वहां से भी वाष्प बन करके वाष्पीकरण होता है, और जलवाष्प जो है वातावरण में जाता है। जैसे ठंडा के दिनों में हम लोग हमेशा जलवाष्प निकलता है मुंह से, लेकिन दिखता नहीं है ना, ज़्यादा तापमान में। ठंडा के दिन में जब बहुत कम तापमान होता है उस समय आप देखिएगा, जब सांस लेते हैं मुंह से आ करके ऐसे निकालते हैं ना, तो धुआं धुआं निकलता है, वाष्प। तो वो वाष्प कहाँ जाता है, वो चला गया बादल है, बादल में यानी वायुमंडल में है ना। तो वो एक वायुमंडल जलवाष्प बनने का एक जी जंतु का सांस लेता है, छोड़ता है, उससे भी निकलता है। जलाशयों से होने वाले जल का वाष्पीकरण तथा संघनन हमें वर्षा प्रदान करती है। तो यही सब जलाशय से जो जल का वाष्पीकरण होता है और संघनन यानी ठंडा होकर के बारिश के रूप में पृथ्वी पर आता है। तो यही कारण है जलवाष्प बनना और संघनन होना, वाष्पीकरण और संघनन से ही हमें वर्षा प्रदान होती है, बारिश होती है। जल जो वर्षा के रूप में जमीन पर गिरता है, तुरंत ही समुद्र में नहीं बह जाता। तो जमीन पर गिरा, जैसे अभी झारखंड में यहाँ पे गिरा, तो यहाँ तो समुद्र नहीं है, तुरंत समुद्र में थोड़ी पहुँचेगा, नदी द्वारा होते हुए वो समुद्र तक पहुँचता है। ठीक है। इसमें कुछ पानी जमीन के अंदर भी चला जाता है। ठीक है, कुछ पानी जमीन के अंदर सोख लिया जाता है, जमीन सोख लेता है, जो कि भूजल का भाग बन जाता है, यानी उसी को फिर खोदाई करके निकालते हैं बोरिंग द्वारा, कुआं द्वारा। ठीक है। और कुछ पानी नदी द्वारा होता हुआ समुद्र की ओर बह जाता है। पौधे भूजल का उपयोग बार बार करते हैं और यह प्रक्रिया चलती रहती है ना। तो पौधा का होता है भूमि का जल का उपयोग बार बार करता है, कि फिर ये प्रक्रिया मतलब चलते रहती है। पौधा से भी जलवाष्पन के ऊपर जा रहा है, मनुष्य से भी जलवाष्पन के ऊपर जा रहा है, और जलाशय से भी जलवाष्पन के ऊपर जा रहा है, फिर वही पानी बारिश के रूप में पुनः पृथ्वी पर आ रहा है। तो ये जो एक चक्री घूम गया उसी को जल चक्र कहेंगे, जल का हो रहा है इसलिए जल चक्र। कार्बन चक्र देखते हैं हम, कार्बन का भी चक्र होता है। जैसे कैसे, यहाँ पे पहले चित्र में समझिए। वायुमंडल में CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बनिक यौगिक पादप पेड़ पौधा में आता है। पेड़ पौधा से फिर ये कोयला में भी, पेट्रोलियम में भी ये कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। ये कार्बनिक यौगिक जंतु में भी होता है। जंतु अकार्बनिक यानी सल्की होता है। फिर जंतु से वायुमंडल में श्वसन तथा विघटन द्वारा फिर से पहुंच जाता है। पानी कार्बोनेट में, कार्बोनेट चूना पत्थर हो गया, पानी में कार्बोनेट, ये सब कार्बोनेट पानी में रहता है, उससे उसमें भी कार्बन है। यानी कार्बन भी चारों तरह, चूना में भी कार्बोनेट मतलब चूना पत्थर, इसमें भी कार्बन है, कोयला में कार्बन है, पेट्रोलियम में कार्बन है, अकार्बनिक चीज़ में भी कार्बन है। कार्बनिक यौगिक यानी जंतु हो गया या पादप पौधा, उसमें भी कार्बन है। तो ये सभी चीज़ों के जो शरीर में या इन सभी चीज़ों में जो कार्बन है, वो कार्बन पुनः वायुमंडल में जाता है श्वसन द्वारा तथा विघटन द्वारा से, या तो सांस लेके छोड़ते उससे, या फिर विघटन यानी सड़गल करके फिर से वो वायुमंडल में जाता है। तो ये कार्बन का भी चक्र होते रहता है, तो उसे कार्बन चक्र कहते हैं। ठीक है, डिटेल से समझते। कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है। तो ये संतुलन को बनाए रखता है कार्बन का। कार्बन पृथ्वी पर ज़्यादा अवस्थाओं में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा अवस्था में हमको लगता है कार्बन ही पाया जाता है पृथ्वी पर। यौगिक के रूप में यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। अलग अलग प्रकार के खनिजों में कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। कहीं कहीं CO3 CO2 कार्बोनेट या HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये सब कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में भी अलग अलग खनिजों में पाया जाता है, ये कार्बन है ना। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड पौधा लेता है ना, और ऑक्सीजन हमको देता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का भी चक्र चलते रहता है। उत्पादक स्तर यानी पौधों
से कार्बन उपभोक्ता स्तर यानी जंतु तक स्थानांतरित होता है। इसका कुछ भाग श्वसन क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में वायुमंडल में चला जाता है। जब जीव द्रव्य के अपघटन से कार्बन वायुमंडल में पहुंचता है। तो वायुमंडल में कैसे कैसे कार्बन पहुंचता है, तो पौधा तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, उसको ऑक्सीजन दे दिया। हम लोग सांस छोड़ते हैं तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन लिए और हम लोग क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वो जो है वो वायुमंडल में इस तरह से नियंत्रित रहता है, ठीक है। और जीवों का अपघटन से भी सड़ता गलता है, मरता है, तो भी वहाँ से भी कार्बन निकलता है जो कि वायुमंडल में पहुँचता है। अब नाइट्रोजन का चक्र भी उसी तरह का होता है, तो नाइट्रोजन चक्र को समझते हैं। इस प्रक्रिया में वायुमंडल की नाइट्रोजन सरल अणुओं के रूप में मृदा और पानी में आ जाती है। ये सरल अणु जटिल अणुओं में बदल जाते हैं और जीवधारियों से फिर सरल अणुओं के रूप में वायुमंडल में वापस चला जाता है। इस पूरी प्रक्रिया को नाइट्रोजन चक्र, यानी नाइट्रोजन का भी वही किस्सा है, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, जो गोल गोल घूमते रहता है, तो ये भी नाइट्रोजन का चक्र हो रहा है। वायुमंडल में लगभग 78% जो है भाग जो है वो नाइट्रोजन गैस, 78%। कितना बाबू, 78%। प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, आरएनए, डीएनए, विटामिन का आवश्यक घटक नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन इन सभी चीज़ों में मतलब पाया जाता है। प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, एनडीएनए, डीएनए, आरएनए, ये सब यानी विटामिन, ये सब में। पौधे और जंतु वायुमंडल नाइट्रोजन को आसानी से ग्रहण नहीं कर सकते हैं, अतः इसका नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलना आवश्यक है। तो नाइट्रोजन का यौगिक में बदला जाता है, उसके बाद फिर पौधे और जंतु उसको लेता है। डायरेक्ट वायुमंडल से नाइट्रोजन को पेड़ पौधे या जंतु नहीं लेते हैं, है ना। कुछ यौगिक बन गया, प्रोटीन बन गया, न्यूक्लिक अम्ल बन गया, विटामिन बन गया, तब उसको शरीर में लेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम फलीदार पौधों के जड़ों में मूल ग्रंथि के नामक विशेष संरचना में पाया जाता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन सा बैक्टीरिया करता है, तो याद रखिएगा राइजोबियम, जो कि पाया जाता है फलीदार पौधों के जड़ों में। इस तरह से गोल गोल दिख रहा है, उल्टू उल्टू, ये राइजोबियम है। ये क्या करता है, नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में, उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देता है। ये नाइट्रेट पेड़ पौधा लेता है, फिर पेड़ पौधा उसको छोड़ता है बाहर, फिर वो वायुमंडल में चला जाता है। तो इस तरह से ये नाइट्रोजन का चक्र करते रहता है, ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित करने का प्रक्रम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहलाता है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण याद रखिएगा, वो जो भी वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसका हम डायरेक्ट उपयोग नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, पेड़ पौधा भी नहीं कर सकता है। तो उसको नाइट्रोजन के यौगिक यानी कोई अलग अलग चीज़ नाइट्रोजन का बना देता है। बनने का जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। बिजली चमकने के समय वायु में पैदा हुआ उच्च ताप तथा दाब नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइड में बदल देता है ना। बिजली कड़कने से नाइट्रोजन बदल दिया नाइट्रोजन ऑक्साइड में, उसके बाद फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड को पेड़ पौधा आसानी से ले सकता है। ये ऑक्साइड जल में घुलकर नाइट्रिक तथा नाइट्रस अम्ल बनाता है। तो ये जो ऑक्साइड बना वो नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रस अम्ल बना देता है पानी में घुलने से, जो कि पानी के साथ जमीन पर गिरता है, तो उसी को अम्ल वर्षा कहते हैं। पौधे नाइट्रस और नाइट्रस को ग्रहण करते हैं तथा उन्हें अमीनो अम्ल में बदल देते हैं, जिसका उपयोग प्रोटीन बनाने में होता है, ठीक है। तो इसका क्या क्या चरण है, तो पहला चरण है अमोनीकरण। यह मृत जैव पदार्थों को अमोनिया में अपघटित करने की प्रक्रिया है। यह क्रिया मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्मजीव या बैक्टीरिया द्वारा होता है। अमोनीकरण यानी कि कोई मृत जीव है, पदार्थ है, उसको अमोनिया में अपघटन, सड़ा गला का अमोनिया बना देना अमोनीकरण कहलाता है। ये सूक्ष्म जीव करते हैं ना। कोई जैसे कुत्ता उत्ता मर जाता है तो धीरे धीरे देखते होंगे वो सड़ गल जाता है, मिट्टी बन जाता है, तो वो जो हुआ उसी को अमोनीकरण कहेंगे। नाइट्रीकरण अमोनिया के पहले नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में बदलने की प्रक्रिया को नाइट्रीकरण कहते हैं। तो नाइट्रीकरण क्या होता है उसको देखिए। नाइट्रीकरण होता है अमोनिया के पहले, अमोनिया बदलने से पहले नाइट्राइट और फिर नाइट्रेट में बदलने के जो प्रक्रिया उसी को नाइट्रीकरण कहते हैं। अब एक होता है विनाइट्रीकरण, तो वह प्रक्रम जिनमें भूमि में पाए जाने वाले नाइट्रेट स्वतंत्र नाइट्रोजन गैस में परिवर्तन होते हैं, विनाइट्रीकरण कहलाता है। तो जो नाइट्रेट है वो क्या होता है, डायरेक्ट नाइट्रोजन में बदल जाता है, तो उसको बोलते हैं विनाइट्रीकरण। और नाइट्रीकरण क्या है, तो अमोनियम अम्ल में बदलने से पहले नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदलता है, नाइट्रोजन नाइट्रेट में बदलता है तो उसको नाइट्रोजनीकरण। और विनाइट्रीकरण होता है जो कि जिसमें नाइट्रेट जो है नाइट्रोजन में बदल जाता है, उल्टा है ना। ऑक्सीजन का चक्र भी होता है, तो ऑक्सीजन को चक्र की समझते हैं। ये ऑक्सीजन के चक्र को समझिए। ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत वायुमंडल है।
यह वायुमंडल का लगभग 21% भाग पर उपस्थित है, यानी 21% भाग ऑक्सीजन से घिरा हुआ है। यह पानी में घुले हुए में जलाशय में उपस्थित है, यानी घुले हुए भी होता है ये पानी में, जो कि जलाशय में है। और जलीय जीवों को जीवित रहने में सहायता करती है, यानी पानी में रहने वाले जीवों को श्वसन लेने में, सांस लेने में सहायता करता है। वायुमंडल के ऑक्सीजन का उपयोग 3 प्रक्रियाओं में होता है, जो श्वसन, दहन और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण है ना। 3 तरह से ऑक्सीजन का उपयोग होता है, श्वसन सांस लेने में, दहन यानी कोई चीज़ को जलाना है तो ऑक्सीजन जरूरी है, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण करने में। ऑक्सीजन सब जीवधारियों के शोषण के लिए अनिवार्य है। सभी जीवधारी जो है ऑक्सीजन को शोषण के रूप में लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन वायुमंडल को में मुक्त होती है। तो ये रहा नाइट्रोजन का चक्र। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और नेक्स्ट कौन सा चैप्टर लेकर आए कमेंट एक बार करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।